आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से हो रहा है शुरू। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू दोनों ऐवानों से करेंगी खिताब। हुकूमत कई अहम बिल लाने की कर रही है तैयारी। बजट से कबल वजीर खजाना आज मुल्क की माशी हालत का पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड। रवां माली साल के गोशवारे और मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में मिलेगी मालूमात। दिल्ली के इंतखाबी मौसम में आज फिर गरजेंगे वजीर आजम मोदी। राहुल और प्रियंका गांधी समेत आम आदमी पार्टी के तमाम लीडरों की टीम भी करेगी तशहीर। महाकुंभ भगदड़ की तहकीकात के लिए अदालती टीम आज पहुंचेगी प्रयागराज। जाए हादसे का दौरा करके जमा करेगी मालूमात। और वाशिंगटन में फिजाई हादसे की तहकीकात शुरू। सदर ट्रंप ने बाइडन और ओबामा हुकूमतों की पॉलिसियों को ठहराया जिम्मेदार। हादसे में तमाम 67 अफराद की मौत। और आइए नाजरीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू हो रहा है। इसके दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा आज से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि सेशन का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। आज के इजलास से कबल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया के खिताब के बाद वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को मुल्क का मरकजी बजट पेश करेंगी। 13 फरवरी तक बजट इजलास के पहले हिस्से में वजीर आजम मोदी सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब देंगे। इसके अलावा वजीर खजाना निर्मला सीतारमण बजट पर बहस का जवाब देंगी। इसके बाद बजट तजावीज की जांच के लिए पार्लियामेंट में वक्फा होगा। दूसरे हिस्से में 10 मार्च से पार्लियामेंट का दोबारा इजलास होगा, जिसमें मुख्तलिफ वजारतों से ग्रांट्स के मुतालबात पर बहस होगी और बजट के अमल को मुकम्मल किया जाएगा। इसके बाद इजलास 4 अप्रैल को खत्म होगा, यानी पूरे बजट इजलास में 27 मीटिंगें होंगी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी इस इजलास में वक्फ तरमीमी बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। बजट इजलास के पहले दिन सदर जमहूरिया के खिताब के बाद वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में साल 2024-25 का इक्तिसादी सर्वे पेश करेंगी। इक्तिसादी सर्वे की पेशकश पार्लियामेंट में बजट इजलास के बाज़ाब्ता आगाज की निशानदेही करती है। इक्तिसादी सर्वे मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल और इसके मुस्तकबिल के नुक्ता नज़र का एक जामे जायजा है। इसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी वी अनंता नागेश्वरन की रहनुमाई में महकमा इक्तिसादी उमूर के इकोनॉमिक डिवीजन ने तैयार किया है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कार्ड की एक किस्म है जिसके जरिए हुकूमत मुल्क की माली हालत, रोजगार, महंगाई, मनसूबाबंद अखराजात और माशी तरक्की से मुताल्लिक डेटा पेश करती है। मुस्तकबिल की इक्तिसादी तरक्की की शरह के तखमीने, मालियाती खसारे की सूरत हाल और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक मुस्तकबिल के मंसूबों की मालूमात भी इसमें शामिल की जा सकती है। दिल्ली में इंतखाबी सरगर्मियां शबाब पर हैं। तीनों बड़ी सियासी जमातों के सीनियर रहनुमा वोटरों को राग़िब करने में मसरूफ हैं। आज दिल्ली में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूसरी इंतखाबी रैली है। घोंडा के बाद आज वजीर आजम द्वारका में इंतखाबी तशहीर करेंगे। काबिले जिक्र है कि बीजेपी 1993 से दिल्ली में कोई भी असेंबली इलेक्शन जीतने में कामयाब नहीं हो सकी है। बीजेपी 1998 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद दिल्ली में इख्तिदार से बाहर हो गई थी और इस बार पार्टी तकरीबन 27 साल के बनवास के खत्म करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की 70 असेंबली सीटों के लिए एक ही मरहले में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और इंतखाबी नताइज का ऐलान 8 फरवरी को किया जाएगा। कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने आज जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को एक अवामी बहस के लिए चैलेंज किया है।
नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ इंतखाब लड़ने वाले संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को खत लिखा कि मैं आपको आपके कई दावों पर बहस के लिए मुसलसल चैलेंज कर रहा हूं। दिल्ली हुकूमत के आदतशुमार की बुनियाद पर मैंने न सिर्फ आपके दावों पर सवाल उठाया है बल्कि उन्हें गलत भी साबित किया है। दीक्षित ने कहा कि मैं उम्मीद कर रहा था कि साबिक वजीर आला होने के नाते आप या तो खुद मेरे सवालात का जवाब देंगे या फिर अवामी प्लेटफॉर्म पर बहस के लिए आएंगे। मैंने आपको कई बार बहस के लिए चैलेंज किया है, ये जानते हुए कि आप में सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है और आप कभी भी ऐसी जगह नहीं पहुंचेंगे जहां आपको मालूम हो कि आपका झूठ अवाम के सामने आ जाएगा। इसके बावजूद मैं आज आपको जंतर मंतर पर 2 से 3 बजे के दरमियान बहस के लिए मदऊ कर रहा हूं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है और पार्टी के अहम रहनुमा रोड शो और जलसे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज दिल्ली के मादीपुर असेंबली में जलसा आम से खिताब करेंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी नागलोई जाट असेंबली हलके में रोड शो और मुस्तफाबाद में जलसा आम करेंगी। इलेक्शन कमीशन दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में अपने स्वीप प्रोग्राम के जरिए मुसलसल बेदारी मुहिम चला रही है। हर जिले में बीएल और घर घर जाकर बुजुर्ग वोटर से वोट डलवा रहे हैं और अच्छे नताइज देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इस बार इंतजामात खास होंगे ताकि दिल्ली में वोटिंग का फीसद बढ़ाया जा सके। हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला ने दिल्ली के शुमाल मगरबी जिले के डीएम अंकिता आनंद से खुसूसी बातचीत की। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार है। तमाम डीएम जो हैं विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के वो भी तैयार हैं। हमारे साथ अंकिता आनंद इस समय मौजूद हैं। नॉर्थ वेस्ट का जिम्मा इनके कंधों पर है। ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वोटर्स को कि वो ज्यादा से ज्यादा बाहर आए वोट कास्ट करें। हमने बहुत ज्यादा तैयारियां करी हैं इस बार। हमारे पोलिंग स्टेशन लोकेशन की तैयारियां कहें, चाहे वहाँ पे लोगों के वोटर असिस्टेंस की तैयारी करें तो बहुत अच्छे से हुआ है। इस बार सारे पोलिंग स्टेशन पे आप देखेंगे अलग अलग रंग होंगे पोलिंग स्टेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके अलावा हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए घर जाके होम वोटिंग हो रही है और वो भी बहुत ज़्यादा लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं। आप ग्राउंड लेवल पे जब जाएंगे तो पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे आपको एक क्रेच फैसिलिटी भी मिलेगी, वहाँ पे फीडिंग कॉर्नर्स भी बनाए गए हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट इस बार आप देखेंगे, आप घर बैठे देख पाएंगे कि क्यू मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू कितनी बड़ी क्यू है नहीं है। ऐसी मेट्रो सिटीज में लोग इसको वेकेशन मनाने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से ये फैसिलिटी दी है ये इम्पोर्टेंट है कि आकर के अपना वोट कास्ट करें। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। लोगों को अपने एक वोट की कीमत पता चले। इनफैक्ट वी हैव मेड अ डिस्ट्रिक्ट सॉन्ग जो कि हमारे ही यहाँ के बच्चों ने और 2 ऑफिसर्स ने उसका लेख लिखा है और उन्होंने बड़े अच्छे से गाया कि एक वोट जो है उसकी कीमत क्या है। जिनके जन्मदिन है उनको कुछ गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, और कुछ लोग ऐसे हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स है तो उनको सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं सो दैट उनके लिए वो मेमोरी बन करके रहे। लोगों को अपने वोट का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है और ये उनके लिए काइंड ऑफ एक प्राइज टाइप्स वो है कि आपको लगे कि सच में मेरा वोट कास्ट हुआ तो मुझे कुछ एडिशनल बेनिफिट हो रहा है। बट आई वुड से ये इंटरनली इम्बाइब करवाने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमने भी कुछ एरियाज़ जैसे हमारे एमसीडी एरियाज़ हैं तो एमसीडीडीसी ने कुछ डिस्काउंट्स एक्सेट्रा ऑफर करे हैं जिससे आप अपने आप को इंक दिखा के ज़रूर जा सकें और बाकी अन्य सुविधाओं का लुफ्त ले सकें। बट आई वुड स्टिल अपील टू ऑल द यंग वोटर्स, टू ऑल द वल्नरेबल सेक्शन, सारे दिव्यांगजन, सारे ट्रांसजेंडर्स, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन अभी वोट देगी, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड वोट। एक वोट आपका आपके कैंडिडेट को, सही कैंडिडेट को चूज़ करने में मददगार होगा। बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर देखिए यहाँ पर अपील भी कर दी गई है, रिक्वेस्ट भी कर दी है। हर एक वोट कीमती है, वोट करिए और एक अच्छा नेता, एक अच्छा प्रतिनिधि चुनिए। कैमरामैन संजय जैना के साथ मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। महाकुंभ में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों के साथ वीआईपी और वीवीआईपी भी त्रिवेणी संगम में स्नान करने का शरफ हासिल करने के लिए आ रहे हैं। ताहम योगी हुकूमत ने अमृत स्नान और अहम स्नान पर वीआईपी प्रोटोकॉल पर पाबंदी लगा दी है। इंतजामिया की तरफ से अमृत स्नान और अहम स्नान नीज उनके करीब की तारीखों पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नाफिज नहीं किया जाएगा। इसका ऐलान योगी हुकूमत ने मेला शुरू होने से पहले ही कर दिया था।
था। अब इस फैसले पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इक़दाम किए गए हैं। योगी हुकूमत ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट से मुताल्लिक़ मालूमात एक हफ्ते पहले फराहम करानी होगी। इसके अलावा अक़ीदतमंदों से भी अपील की गई है कि वो वसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महारेश्वर स्नान में एहतियात करें। सोशल मीडिया पर वायरल खबर की प्रयागराज में 4 तारीख तक गाड़ियों का दाखिला बंद रहेगा। इस खबर को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मंदार ने कहा कि ज्यादा भीड़ की वजह से सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन ही रास्ता तब्दील किया गया था। रूट पर लगाई गई रुकावटों को हटाने की भी हिदायत हैं। 31 जनवरी, यकुम और 4 फरवरी को किसी भी रूट में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि वसंत पंचमी पर अमृत स्नान की वजह से सिर्फ 2 फरवरी और 3 फरवरी को प्रयागराज में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। 1 तारीख को और 4 तारीख को किसी प्रकार का वाहनों में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मात्र 2 और 3 तारीख को चूँकि वसंत पंचमी का स्नान होगा तो डाइवर्जेंस की स्कीम्स लागू होंगी। मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश की एक डिफरेंट प्रक्रिया है। उसके बारे में मेलाधिकारी महोदय एवं डीआईजी महोदय द्वारा पृथक सभी को सूचित किया जाएगा। तो कमिश्नरेट क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार से वाहनों का कोई प्रतिबंध नहीं है। महाकुंभ हादसे की वजूहात जानने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से तश्कील करदा अदालती कमीशन की टीम आज संगम घाट प्रयागराज का दौरा करेगी। कमीशन हादसे की वजूहात और हालात की तहकीकात करेगा और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सिफारिशात के साथ 1 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। 3 रुकनी कमीशन की सरबराही इलाहाबाद कोर्ट के रिटायर्ड जज हर्ष कुमार कर रहे हैं। कमीशन के तीनों अरकान जुमेरात को लखनऊ के जनपद में वाक़े अपने दफ्तर पहुंचे और काम शुरू किया। कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड हर्ष कुमार ने कहा कि तहकीकात को तरजीही बुनियादों पर लिया जाना है, इसलिए टीम ने ऐलान के चंद घंटों के अंदर ही चार्ज संभाल लिया। काबिल जिक्र है कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 30 अफराद हलाक और 60 जख्मी हो गए थे। प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले में अक़ीदतमंदों की भीड़ के पेश नज़र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने एक बड़ी पहल की है। इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी कैंपस को अक़ीदतमंदों के क़याम के लिए खोल दिया है। कोई भी अक़ीदतमंद यूनिवर्सिटी कैंपस में आकर क़याम कर सकता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हॉस्टल के तलबा की तरफ से अक़ीदतमंदों को खाने पीने की सहूलत भी फराहम की जा रही है। इसके अलावा इंतजामिया ने गैर जरूरी भीड़ जमा न करने की भी अपील की है। दर्जनों तलबा अक़ीदतमंदों को चाय और नाश्ता भी फराहम कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रयागराज के धरती के श्रद्धालु आए हैं, उनकी सहयोग करने के लिए यहाँ के सभी छात्र और यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुलवाई गई, हॉस्टल में हर जगह खुलवाया गया। लोगों को क्योंकि दिक्कत न हो, आराम से अपने घर जाएं स्नान करके। और यहाँ पे अभी हमारे छोटे भाई सभी मिलके यहाँ देखिए लगातार लोगों को, श्रद्धालुओं को पानी और बिस्किट तमाम चीज़ों की व्यवस्था की जाए। शाम में खाने की भी व्यवस्था की गई है। यातायात की सुविधा भी बाहर करवाई है। ज़्यादा भीड़ थी तो WH की बहुत सारी लड़कियां हम लोगों ने भी मिलकर के हम लोग जो भी पानी हुआ बिस्किट हुआ उन लोगों को देने की पूरी कोशिश की है। और किसी को मान लीजिए कि कोई मेडिकल की ज़रूरत है, कोई पूछताछ कर रहा है, तो हम लोग के पास जो भी सुविधा उस समय अवेलेबल थी सारी देने की कोशिश है। कल रात में यूनिवर्सिटी खुलवा दी गई थी क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ रही थी कि सारे स्टेशन पर इतने ज़्यादा जमावड़ा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ पर सारे लोग को बताया जा रहा था कि आप जाकर यूनिवर्सिटी में रुक सकते हैं और रात में खाने पीने की व्यवस्था, चाय पानी बिस्किट वगैरह जो लोग इतना दूर से चल के आ रहे हैं उनको रास्ता बताना और बताना यहाँ रुकने की व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें बहुत हेल्प कर रही है। रात में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को खुलवा दिया प्रशासन की अनुमति से, विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति से। लगभग 30,000 लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस में रुके थे, जिनको रात भर रोका गया। सुबह 9 बजे के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। वो लोग बाहर गए, अपने घर की ओर गए। रात में रुकने की व्यवस्था नहीं थी, भगदड़ की सिचुएशन थी, तो हम लोगों ने कंट्रोल किया। पूरा जितना इलाहाबाद के हॉस्टल्स हैं सब कार्यकर्ता खड़े हैं। ये देख लीजिए आप, क्या कहते हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, सब छात्र श्रद्धालुओं की लगातार मदद कर रहे हैं। हम लोग लगातार कल रात से बिना सोए हुए सभी श्रद्धालुओं को, जैसे इतने वृद्ध लोग आ रहे हैं उनको बाइक से छोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जितना हम लोग से हो सक रहा है। आज शाम को हम लोग अपने हॉस्टल में मेस में खाना बनवाकर वितरित करने का काम करेंगे। साथ में हमारे सभी छोटे भाई, बड़े भाई, सीनियर्स लगातार सभी सहयोग कर रहे हैं।
और मिट्टी में अगर ग़िज़ाइयत की कमी हो तो पौधों की नशोनुमा ठीक से नहीं होती। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा कहा जाता है क्योंकि पौधों को उनकी बड़ी मकदार में ज़रूरत होती है। इसकी कमी से पौधों की नशोनुमा पर क्या असर पड़ता है और अगर इसमें कोई कमी है तो इसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदगार शमीम अख्तर ने गाजियाबाद में ज़रई साइंस के मरकज़ में ज़रई साइंसदान डॉक्टर आकांक्षा सिंह से बात की। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ज़रूरी हैं। इसकी कमी से क्या होता है और इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए, आइए इसके लिए बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के डॉक्टर आकांक्षा से। ये जो नाइट्रोजन एक पोषक तत्व है, बहुत ज़रूरी है पौधों के विकास के लिए, इसकी कमी से होता क्या है? कि जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन बनाता है हमारे पौधे में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन। हमारी बॉडी में भी वो बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही पेड़ पौधों में भी प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। वो लीव्स को बनाता है और जो हमारा सीड है किसी भी पौधे का, उसको भी डेवलपमेंट में या नाइट्रोजन मतलब प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होता है नाइट्रोजन। पता कैसे चलेगा कि नाइट्रोजन की कमी है हमारे खेत में? हम अपने खेत में देख सकते हैं, पीलापन अगर बढ़ता है हमारे खेत में, पुरानी पत्तियों में अगर पीलापन है तो हम जान सकते हैं, या फिर हमारा प्लांट छोटा रह जा रहा है तो भी हम जान सकते हैं कि नाइट्रोजन की कमी है। और इसकी कमी को दूर करने के लिए हम यूरिया जैसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी करते हैं। पहले ही अगर हम चाहें कि नहीं हम पता लगे हमें कि हमारे खेत में किस किस चीज़ की कमी हो, कोई भी फसल आप लगा रहे हैं उससे पहले आप मृदा जांच ज़रूर करवाएं। उससे आपको ये भी पता लगेगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस या किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है आपके खेत में और आप उसी हिसाब से उसमें खाद लगाएंगे। पौधों को कैसे, क्या उसमें क्या चीज़ें होती हैं जिससे पता चलता है कि किस किस चीज़ की कमी है? जी, फास्फोरस की हम बात करें, उसकी अगर कमी रहेगी तो जो हमारे पत्ते हैं ना उनमें पर्पल कलर भी आ सकता है, धारीदार उसका कलर और डार्क हो सकता है, हरी पत्ती और गहरे हरे रंग की हो जाएगी। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो साइडों में जो है वो भूरापन आने लगेगा, सूखने लगेंगी, बिल्कुल कोनों से पत्तियाँ सूखना शुरू हो जाएंगी और कई बार उसमें धब्बे भी भूरे रंग के आने लगते हैं, तो ये पोटेशियम की कमी है। सल्फर की कमी की बात करें तो जो हमारी नई पत्तियां हैं वो पीली पड़ना शुरू हो जाएंगी। उसका निवारण कैसे क्या किया जाता है? अगर आपने खेत की मिट्टी की जांच करा ली है तो आपको सीधा पता लग जाएगा। आप फसल लगाते समय ही फर्टिलाइजर को उसमें डाल सकते हैं। खड़ी फसल में अगर आपने कभी सैंपल लिया है, मजबूरीवश आपको पता लगा कि मेरे खेत में कमी आ रही है, चलिए मैं मृदा की जाँच करा लेता हूँ, तो आपने जाँच कराई और आपको पता लगा कि उस पोषक तत्व की कमी है, तब भी हम यही कहते हैं ज़्यादातर कि आप अगर उसे ऊपर से फोलियर स्प्रे मतलब पानी में मिला के अगर आप उसका स्प्रे करेंगे फसल के ऊपर तो उसकी आप कमी को पूरा कर सकते हैं। कैमरामैन मोहित उइकी के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज़ गाजियाबाद। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ पुंगनूर गाय का वीडियो वायरल होने के बाद भोपाल के लोग भी आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले की रिवायती नस्ल पुंगनूर गाय को पसंद करने लगे हैं। ये गाय हर किसी की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गाय से मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं है। पुंगनूर गाय की एक बहुत ही खास नस्ल को वज़ीर-ए-आज़म के रिहाइशगाह पर पाला जाता है। पीएम मोदी ने इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद मुल्क समेत पूरे मध्य प्रदेश में इस गाय की तरफ लोगों की कशिश बढ़ गई। आंध्र प्रदेश की ये गाय पुंगनूर बहुत खूबसूरत है। जो भी इसको देखता है इसकी जानिब राग़िब हो जाता है। ये दुनिया की सबसे छोटी देसी गाय है जो आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में पाई जाती है। पुंगनूर नस्ल की ये गाय अब मादूमियत के दहाने पर है, लेकिन अब इस नस्ल को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत तमाम अजला में लोग अब पुंगनूर नस्ल की गाय अपने घरों में पाल रहे हैं। पुंगनूर जो गाय है ये मूलतः आंध्र प्रदेश में होती है। जब हम लाए थे तो हमको लगता था कि यहाँ के वेदर के हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन लगभग 1 वर्ष हो गया है, इसने सभी वेदर यहाँ के देख लिए हैं और बहुत अच्छी तरह से यहाँ फैमिलियर हो गई है। पुंगनूर एक नायाब नस्ल है। ये गाय कद में बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका दूध दवाओं की खुसूसियत से भरपूर है। यही वजह है कि पुराणों में भी इन गायों का जिक्र मिलता है। इनका कद 2.5 फीट होता है। इसका नाम आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के पुंगनूर कस्बे के नाम पर रखा गया है। ये पुंगनूर गाय सफेद और हल्के भूरे रंग की होती है, जिसकी पेशानी बहुत चौड़ी और सींग छोटे होते हैं। ये गाय रोजाना 3 लीटर तक दूध देती है।
पुंगनूर गाय के दूध की खास बात यह है कि इसमें 8% तक चिकनाई होती है, जबकि दीगर गाय के दूध में सिर्फ 3 से 5% चिकनाई होती है। इसके अलावा पुंगनूर गाय के यूरिन में एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात पाई जाती हैं। इसे आंध्र प्रदेश के किसान फसलों पर स्प्रे के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि फसलों को कीड़ों से महफूज रखा जा सके। हमारे पास ये 2 गऊ हैं, पुंगनूर कहलाती हैं ये, और एक का नाम हंसी रखा है हमने, एक का नंदिनी रखा है, हमारे बच्चों ने रखा है उनको। और दिन भर बस हमारे बच्चों के लिए भी एक अच्छा है, दोनों खेलते रहते हैं इनके साथ गौ की सेवा भी हो जाती है। पुंगनूर गाय की परवरिश और पूजा भी मध्य प्रदेश की मजहबी और सकाफती रिवायत का एक हिस्सा है। पुंगनूर गाय, जो अपनी मुनफरिद खुसूसियात और दूध के मयार के लिए मशहूर है, हिंदुस्तानी सकाफत में एक खास मुकाम रखती है। पुंगनूर गाय को पालने से न सिर्फ माशी हालत बेहतर होती है, बल्कि समाजी और सकाफती बंधन भी मजबूत होते हैं। पुंगनूर गाय को पुराणों की कथाओं में मुकद्दस समझा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, गाय सर्व सुख प्रदा, यानी गाय तमाम खुशियाँ फराहम करती है। धर्म और संस्कृति वाला प्रदेश यानी मध्य प्रदेश अब गौ सेवा में भी अग्रणी बन रहा है। सनातन धर्म में गौ को माता का दर्जा दिया गया है। जो परिवार गौ की सेवा तन और मन से कर रहे हैं वह बधाई के हकदार हैं। कैमरा पर्सन कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज भोपाल। और आइए नाज़रीन, अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में ये अहम खबर जिसे ज़्यादातर अखबारात ने अपनी 6 सुर्खियों में जगह दी है। बजट इजलास आज से शुरू हो रहा है, 16 बिल इसमें सरकार पेश कर सकती है। और अगली खबर भी देख लेते हैं। असेंबली इंतखाबात से मुतालिक खबर है, पोलिंग के दिन दिल्ली के बाजार बंद रहेंगे। ताजिर इलेक्शन कमीशन और महकमा मेहनत के अहकामात की तकमील को यकीनी बनाए, CTI के सदर ब्रजेश गोयल का ये बयान है। और एक ख़ास बात दिल्ली वालों के लिए, किताब मेले का आगाज़ होने जा रहा है। सदर जमहूरिया नई दिल्ली किताब मेले का इफ्तिताह करने जा रही हैं और आलमी किताब मेला 2025 यकूम फरवरी से भारत मंडपम में मुनक़िद किया जाएगा। और अब देख लेते हैं एक और सुर्खी, शाम में नए सदर का तकर्रुर कर दिया गया है। और चलते चलते एक और सुर्खी देख लेते हैं, अमेरिका की जानिब से आलमी इमदाद पर पाबंदी लगा दी गई है और USAID के सैकड़ों ठेकेदारों की जो है वो छुट्टी भी हो चुकी है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। अमेरिका में हुए तैयारे और हेलीकॉप्टर हादसे में कोई मुसाफिर जिंदा नहीं बचा है। ये हादसा गुज़िश्ता रोज़ वाशिंगटन DC में रेगन नेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक पेश आया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, इसलिए अब इस हादसे की असल वजूहत सामने आएंगी। ये भी बताया जा रहा है कि 20 साल से जायद अरसे में ये सबसे तकलीफ दे अमरीकी फ़िज़ाई हादसा है जिसमें 67 अफराद हलाक हुए। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।